सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सोलर सिस्टम। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम जीके की सीरीज में पढ़ेंगे कि सबसे पहले ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उन सब्जेक्ट्स में से आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा सोलर सिस्टम। हालांकि ज्योग्राफी में कुल मिला के 20 टॉपिक्स हैं, तो 20 टॉपिक्स में से मैं सबसे पहला टॉपिक शुरू करूँगा सोलर सिस्टम। तो आज के सोलर सिस्टम में हम सबसे पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा रहेगा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, फिर हमारा रहेगा सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंस्टलेशन पढ़ेंगे जिन्हें हम नक्षत्र कहते हैं हिंदी में, फिर सन के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे यानी ग्रह के, फिर सोलर एंड लूनर मिशन के बारे में पढ़ेंगे जो अब तक भेजे गए हैं, फिर ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे कि जो हमारा सोलर सिस्टम है या प्लैनेटरी सिस्टम है, इनको पढ़ने के साइंस को क्या कहते हैं। तो हमारे पास दो टर्म निकल के आते हैं। जो सबसे पहला टर्म होता है एक कॉस्मोलॉजी होता है, फिर दूसरा टर्म होता है हमारा एस्ट्रोनॉमी। हालांकि जो कॉस्मोलॉजी है वो एस्ट्रोनॉमी का ही पार्ट है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कॉस्मोलॉजी, तो इसका आंसर रहेगा कॉस्मोलॉजी इज ए साइंस फ्रॉम एस्ट्रोनॉमी विच इज हेल्प अस टू लर्न अबाउट origin ऑफ द यूनिवर्स। और इस सब्जेक्ट के बारे में जो पढ़ाई करते हैं या रिसर्च करते हैं उनको कॉस्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। फिर अगला हमारा पार्ट आता है कि एस्ट्रोनॉमी फिर किसे कहते हैं, व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी। तो इसको मैं डिफाइन करूँ तो एस्ट्रोनॉमी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, स्पेस एंड द फिजिकल यूनिवर्स एज ए होल, इंक्लूडिंग देयर ओरिजिन, इवोल्यूशन एंड द बिहेवियर। मतलब जो कॉस्मोलॉजी है उसको हम पूरे यूनिवर्स को एक इमेजिनेशन के साथ पढ़ते हैं, और उसी का पार्ट एस्ट्रोनॉमी का ही पार्ट है कॉस्मोलॉजी। और जो एस्ट्रोनॉमी होता है इसमें हम यूनिवर्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा डिफरेंस कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में। हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता क्योंकि कॉस्मोलॉजी एस्ट्रोनॉमी का ही पार्ट होता है। तो जो कॉस्मोलॉजी है वो एस्ट्रोनॉमी भी है, हालांकि जो एस्ट्रोनॉमी है वो कॉस्मोलॉजी जरूरी नहीं है कि हो सके। तो टेक्निकल टर्म में अगर मैं डिफिनेशन लिखूं तो एस्ट्रोनॉमी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स सच एज स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, गैलेक्सीज एंड अदर फिनोमेना बियॉन्ड अर्थ्स एटमॉस्फेयर, फोकसिंग ऑन देयर प्रॉपर्टीज, मेंशन एंड इंटरेक्शन। अदर हैंड कॉस्मोलॉजी किसे कहते हैं, कॉस्मोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी that study the origin at the large scale and structure and evolution and eventually fate of the universe as a whole. Okay, तो आई होप मुझे लगता है आपको एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी में सब कुछ पता चल गया होगा, या जो भी डाउट थे वो ख़त्म हो गए होंगे। तो अगला टॉपिक हमारा आता है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ या आविष्कार कैसे हुआ। हालांकि किसी ने आविष्कार नहीं किया है, कोई जानता नहीं है कि आविष्कार हुआ भी है कि नहीं भी हुआ है। कई सारी थ्योरीज लाई गई है इसके बारे में, उन्हीं में से कुछ थ्योरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा थ्योरी आता है बिग बैंग थ्योरी, जो सबसे फेमस थ्योरी है। इस थ्योरी में बताया गया है कि जो यूनिवर्स है ये एक सिंगुलैरिटी से पैदा हुआ है। सिंगुलैरिटी मतलब एक छोटे से पॉइंट से, छोटे से एकदम स्मॉल पॉइंट से। इस स्मॉल पॉइंट में क्या हुआ कि धमाका हुआ, बहुत तेज धमाका हुआ, और इस यूनिवर्स में मतलब मिली सेकेंड के अंदर से या मिली सेकेंड के कुछ ही मिली सेकेंड्स में यूनिवर्स काफ़ी बड़ा हो गया।
काफ़ी बड़ा क्या, बहुत बड़ा हो गया। इसी में कुछ सेकंड के बाद गैलेक्सीज पैदा होने लगी, और इसी में बताया गया है कि इसी में क्या नाम है, कॉस्मिक डस्ट हुए, जैसे कि गैस हुए, हाइड्रोजन, हीलियम, और इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ने लगे, वगैरह वगैरह होता गया। हमें इतने डिटेल में नहीं पढ़ना है। ये कब हुआ था? इसको माना जाता है कि ये 13.8 बिलियन ईयर्स पहले से भी, या उससे पहले भी शुरू हो चुका है। इसका कई बार प्रूफ भी मिल चुका है। इसमें एक CMB मशीन होती है, उसके थ्रू एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया गया है। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो हमारा गैलेक्सी है ये 13.6 बिलियन ईयर में हुआ था। उसी के 2 मिलियन ईयर्स पहले से ही, अरे बाद में ही शुरू हो गया था। उसके उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे ओरिजिनल गैलेक्सी में। और इसमें ये बताया जाता है कि जब यूनिवर्स बना था, अचानक से इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर जब टेम्परेचर घटने लगा तो नई नई चीज़ें उसमें बन के बाहर आने लगी, जैसे कि गैलेक्सी हुई, गैलेक्सीज के अंदर सन हुए। वो सन कैसे हुए? हाइड्रोजन, हीलियम सब आपस में मिलते थे तो फ्यूजन शुरू हो जाता था, और कई सारे डस्ट उड़ रहे थे, डस्ट से प्लैनेट बन गए, प्लैनेट से एस्ट्रॉयड बन गए, कई तरह की चीज़ें होती थी, एक्सपेरिमेंट रिएक्शंस होने लगे। उसके बाद फिर इसमें बताया जाता है कि रफली आज का जो टेम्परेचर है, इसका जो डाउन हुआ था टेम्परेचर -270.45 डिग्री सेल्सियस तक डाउन हो गया है। अगर फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करें तो -454.81 डिग्री फ़ारेनहाइट हो चुका है, जिसको 2.7 केल्विन भी कहा जाता है। तो किसने डिस्कवर किया इसके बारे में, इस थ्योरी के बारे में? इनका नाम था जॉर्ज लेमेट्रे ने इसको आविष्कार किया था इन 1931 में। और अगर इसका डिफिनेशन समझा जाए तो अगर कोई पूछे व्हाट इज़ बिग बैंग थ्योरी, तो हम इसको डिफाइन करेंगे। द यूनिवर्स बिगन फ्रॉम एक्सट्रीमली हॉट एंड डेंस सिंगुलरिटी एंड बीन एक्सपेंडिंग एवर सिंस। मीन्स एक स्मॉल सिंगुलरिटी से पैदा हुआ और ये हमेशा एक्सपेंड करता है। तो अगला हमारा शुरू होता है बिग बाउंस थ्योरी। इस थ्योरी के बारे में हम आगे देख लेते हैं क्या क्या इसमें है। इसमें बताया गया है कि जो यूनिवर्स है हमेशा एक्सपेंड होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। फिर अचानक एक पॉइंट के बाद वो स्क्वीज होना शुरू हो जाता है, स्क्वीज होता है, होता 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 फिर आपस में दब जाते हैं। फिर एक धमाका होता है, बिग बैंग होता है, फिर यूनिवर्स बिखर जाता है। फिर बिखरने के बाद फिर आपस में आके, यानी ये यूनिवर्स एक सांस ले रहा है, एक लूप में है, रिसाइकिल लूप में। ये यूनिवर्स एक रिसाइकिल लूप में फंसा हुआ है। ये एक्सपेंड होता है, फिर स्क्वीज होता है, एक्सपेंड होता है, फिर स्क्वीज होता है। इसमें यही समझाया गया है। अगर इसका डिफिनेशन पढ़े तो, अगर कोई पूछे व्हाट इज बिग बाउंस थ्योरी, तो द यूनिवर्स अंडरगोज साइकिल्स ऑफ द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन इंस्टेड ऑफ द सिंगल बिगिनिंग। ओके, इसमें ये बताया गया कि यूनिवर्स जो आपस में मतलब फैलते हैं, फिर स्क्वीज होते हैं, फिर फैलते हैं। इसमें ये सब बताया गया। फिर अगला आता है हमारा मल्टीवर्स थ्योरी, हमारा तीसरा थ्योरी इसमें पढ़ेंगे। इसमें कई सारे ट्विस्ट दिए हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि जो यूनिवर्स है वो सिर्फ एक नहीं है, यूनिवर्स कई सारे हैं, कई सारे डायमेंशंस में। 1D हो सकता है, 2D हो सकता है, 3D हो सकता है, 4D हो सकता है, कई तरीके के डायमेंशंस में है। और इसी को मल्टीवर्स थ्योरी बताया गया है। हर यूनिवर्स के रूल अलग अलग हो सकते हैं, इसमें ये भी बताया गया है। जैसे एक कॉस्मिक इनफाइनाइट बबल हो, बबल रैप्स हो, इनफाइनाइट बबल रैप्स हो, जिसे हम नहीं दिखाते हैं, बबल रहते हैं, कई सारे बबल उड़ रहे हैं फुलाने पे। वैसे ही इसमें बताया गया है कि जो यूनिवर्स है कई सारे बबल में बटे हुए हैं।
मैं आपको वीडियो डिस्प्ले कर दे रहा हूँ किस टाइप की। तो उन बबल्स को क्या कहा जाता है, मल्टीवर्स थ्योरी में बताया गया है इसमें। फिर अगला आता है हमारा स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी ओल्ड है बट इंटरेस्टिंग भी। इस थ्योरी में बताया गया है कि यूनिवर्स हमेशा से एक्सपेंड नहीं कर रहा है, यूनिवर्स जैसा था हमेशा से ऐसा ही रहा है। इसमें बताया गया है कि यूनिवर्स जो है बस एक्सपेंड कर रहा है, यूनिवर्स हमेशा से ऐसे ही रहा है, बस जो तारे दूर जा रहे हैं ये हमेशा से एक्सपेंड हो रहा है, इसमें ये बताया गया है। तो इसको पहली बार किसने दिया था, ये इस थ्योरी को 3 साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, जिसमें सबसे पहले थे फ्रेड हॉले, फिर हरमन बॉन्डी, फिर थॉमस गोल्ड। इन तीनों ने हमारे सामने प्रपोज किया था इस थ्योरी को। और इसमें ये भी बताया गया कि जो यूनिवर्स है जब एक्सपेंशन शुरू हुआ तो ये एक्सपेंशन के साथ साथ नए नए चीज़ें इसमें क्या हुई, ओरिजिन होती गई, ओरिजिनेटेड होने लगी एक्सपेंशन के साथ साथ। लेकिन अंत में बिग बैंग के प्रूफ्स मिलने के बाद इस थ्योरी को फेल बताया गया, ये थ्योरी फेल है। आपको बताया था कैसे प्रूफ मिला था, इसमें CMB मशीन थी, उसके थ्रू इसमें पता लगाया गया कि बिग बैंग रियल है, इसके प्रूफ मिले थे। फिर अगला 5वें नंबर पे हमारा आता है इन्फ्लेशन थ्योरी। इस थ्योरी को बताया जाता है कि बिग बैंग का अपग्रेडेड वर्जन है। ये कहता है कि बिग बैंग के तुरंत बाद यूनिवर्स ने सुपर फास्ट एक्सप्लोजन किया, फिर 1 सेकंड के छोटे से फ्रैक्शन में ही यूनिवर्स बहुत बड़ा हो गया था। बिग बैंग में भी हमने यही पढ़ा था, इसमें भी यही बताया गया है। और इसमें एक्सप्लेन होता है कि यूनिवर्स इतना यूनिफॉर्म क्यों है, इसमें ये बताया गया है कि यूनिवर्स कैसे इतना यूनिफॉर्म है, गैलेक्सी का स्ट्रक्चर कैसे बना है, इसमें ये बताया गया। फिर अगला है हमारा छठा एक्वेराइटिक थ्योरी सॉरी, थोड़ा साईफाई जैसा लगता है। इस थ्योरी में बताया गया है कि जो यूनिवर्स है कई सारे हायर डायमेंशंस थे आपस में आके भिड़ गए, यानी दूसरा यूनिवर्स था अलग अलग डायमेंशन की, और डायमेंशंस क्या हुए आपस में भिड़ गए, जिसको ब्रैंड कहते हैं। डायमेंशंस को क्या कहा जाता है, ब्रैंड। तो इसमें बताया गया कि वही हायर डायमेंशन सीट्स से टकराने से हमारा क्या हुआ, यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ। तो इसमें बताया गया कि जब ये कोलाइड होते हैं तो उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है, फिर उसके बाद बिग बैंग जैसा इवेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। तो ये थे हमारे 6 थ्योरीज। बहुत सारी थ्योरीज हैं जिसमें से मैं 6 बता दिए जरूरी वाले। तो इनका कंपैरिजन करो एक टेबल बना के। तो इसमें सबसे पहला हमारा अगर हम थ्योरी एक साइड लिखे, एक साइड हमारा मेन आइडिया लिखे, तो सबसे पहले हमारा बिग बैंग आइडिया। बिग बैंग का आइडिया क्या था, एक सिंगल एक्सप्लोजन से यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था। फिर दूसरा हमारा बिग बाउंस में क्या हुआ था, एक्सपेंड हुआ था, कंट्रैक्ट होता है, एक साइकिल में फंसा हुआ है, एक्सपेंड होगा फिर कंट्रैक्ट होगा, और एक्सपेंड होगा फिर वापस आके जुड़ जाएगा, फिर बिग बैंग होगा फिर एक्सपेंड हो जाता है। तीसरी थ्योरी है मल्टीवर्स थ्योरी, जिसमें इनफाइनाइट यूनिवर्स है एक बबल के रूप में, इसमें ये बताया गया। फिर अगला है स्टेडी स्टेट थ्योरी, इसमें बताया गया कि बिगिनिंग ही नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्स था, इसमें बिगिनिंग नहीं हुई थी, यूनिवर्स हमेशा से कॉन्ट्रैक्ट था। फिर एक्वेराइटिक थ्योरी जो है, इसमें बताया गया था कि हायर डायमेंशन कोलिजन हुआ था इसमें, जिसकी वजह से हमारा यूनिवर्स एक धमाके शुरू हुआ, जिसको बिग बैंग कहते हैं। अगर मैं इसको डिफिनेशन एक लाइन में लिख दूं तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में। द यूनिवर्स बिगन फ्रॉम एन एक्सट्रीमली हॉट एंड डेंस सिंगुलैरिटी एंड हैज बीन एक्सपेंडिंग एवर सिंस। फिर अगला है बिग बाउंस थ्योरी में, द यूनिवर्स अंडरगोज साइकिल ऑफ एक्सपेंशन, एग्जिस्टिंग यूनिवर्स विद द डिफरेंट फिजिकल लॉज
अगला है स्टेडी स्टेट थ्योरी में क्या बताया गया, द यूनिवर्स हैज ऑलवेज एग्जिस्टेड इन द कांस्टेंट स्टेट विद द कंटिन्यूअस मैटर रिएक्शन। ओके। फिर चौथा है हमारा इन्फ्लेशन थ्योरी, द यूनिवर्स एक्सपीरियंस्ड एन एक्सट्रीमली रैपिड एक्सपेंशन इमीडिएटली आफ्टर द बिग बैंग। एक प्योराइट थ्योरी क्या बताई गई है, द यूनिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए कोलिजन बिटवीन हायर डायमेंशन ब्रैंड के बारे में आपको पता ही है कि ये डायमेंशंस होते हैं, 1D हो गया, 2D हो गया, 3D हो गया। तो इसी के थ्रू हमारा यूनिवर्स शुरू हुआ। फिर अगला हमारा आता है ओरिजिन ऑफ गैलेक्सीज के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कि गैलेक्सीज कैसे शुरू हुए। तो इसमें बताया गया है कि गैलेक्सी जो है ये कई सारे मैटर्स के थ्रू पैदा हुए हैं। इसमें मैं पढ़ के बता देता हूँ। गैलेक्सी इज मैसिव कलेक्शन ऑफ स्टार्स, गैस, डस्ट एंड डार्क मैटर हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके आकाश गंगा भी कहते हैं, फॉर्म आफ्टर द बिग बैंग। और इसमें बताया गया है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है हमारा सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है। और मिल्की वे गैलेक्सी जो है बिगिन फ्रॉम फॉर्मिंग अप्रॉक्सीमेटली 13.6 बिलियन ईयर्स एगो, नॉट लॉन्ग आफ्टर द बिग बैंग occurred about 13.8 बिलियन ईयर्स ago। तो हमारा जो यूनिवर्स है 13.6 बिलियन ईयर्स पहले ओरिजिन किया था। फिर अगला हमारा आता है ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। इसमें बताया गया द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम बिगन 4.8 बिलियन ईयर्स ago। The process started when a cloud of gas and dust collapsed, forming a spinning disk called the solar nebula. Gravity pulled material to the center, forming the sun, while the rest flattened into the spinning disk. Dust and gas clumped into planetesimals, which is merged to form planet. The sun formed in the center, and the planet formed in the thin disk orbiting around it. It is the most widely accepted hypothesis. तो इस हाइपोथेसिस में यही बताया गया कि जो हमारा सोलर सिस्टम है ये 4.8 बिलियन ईयर पहले से शुरू हो गया था। ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तो इसमें क्या हुआ था, क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट कोलैप्स किया कि आपस में कोलैप्स कर गए, फॉर्मिंग ए स्पिनिंग डिस्क कॉल्ड द सोलर नेबुला। फिर ग्रेविटी क्या की, उस मटेरियल को आपस में बटोर ली या आपस में जुटा ली। फिर उसके बाद हमारा क्या शुरू हुआ, उसी नेबुला, वो नेबुला जो था वो क्या बन गया, सन बन गया। फिर उस सन से क्या हुआ, जो डस्ट थे और गैस थे वो क्या हुए, प्लैनेट बन गए। और जो डस्ट आपस में नहीं मिल पाया वो क्या हो गया, एस्ट्रॉयड बेल्ट हुआ। और जो सन क्या हुआ वो सेंटर पे आ गया, जो थिन डिस्क हो गई सन के अराउंड, ये हमारे प्लैनेट्स हो गए। जैसे कि हमारे अर्थ के अराउंड मून घूमता है, वैसे ही ऐसे सन के अराउंड 8 प्लैनेट घूमते हैं और 5 डॉर्क प्लैनेट्स भी घूमते हैं, साथ ही साथ हमारे एस्ट्रॉयड बेल्ट्स भी घूमते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो सोलर सिस्टम है नेबुला से कैसे फॉर्म हुआ। फिर इसमें कुछ थ्योरीज भी हैं। सबसे पहला है प्लैनेटेसिमल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम है। इसको प्रपोज किया गया था थॉमस चॉडर चेम्बरली एंड फॉरेस्ट रे मोल्टन इन 1905। फिर अगला आता है हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस, जिसको फर्स्ट प्रपोज किया गया था इमैनुअल कंट इन 1977 में एंड इंडिपेंडेंटली एक्सपेंडेड अपॉन बाय पियरे साइमन लैप्लेस इन 1796। तो इसमें बताया गया कि जो अर्थ की एज है वो 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, यानी 2 मिलियन ईयर्स के बाद, सन के फॉर्म होने के बाद 2 मिलियन ईयर्स के बाद अर्थ का फॉर्मेशन शुरू हो गया था।
फिर अगला हमारा सोलर सिस्टम के बारे में हम समझ लेते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है इसके पास 8 प्लैनेट्स है, 5 डॉर्क प्लैनेट्स है, और सन के है सेंटर में है, जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है हमारे पास, और इकलौता स्टार है जो हमारे सोलर सिस्टम में है, और इसका मास है 19.86% ऑफ द यूनिवर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। मतलब हमारे यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा वेट कौन रखता है? सन रखता है। फिर अगला थ्योरी आती है कॉपरनिकस थ्योरी। ये 1543 में बताया गया था। इट प्रेडिक्टेड दैट द सन एट द सेंटर of the universe with the earth and the other planet orbiting around it। इसमें बताया गया था कि यूनिवर्स का सेंटर जो है हमारा सन है, और उसके अराउंड सभी ऑर्बिट कर रहे हैं जितना पूरा यूनिवर्स है। तो ये प्रेडिक्शन फेल होती हुई दिखी, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में इकलौता सन हमारा नहीं है, कई सारे सन्स हैं। अब आते हैं सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ने। हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हो गया, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स खत्म हो गया, हमारा सेलेस्टियल बॉडीज का टॉपिक शुरू हो गया। तो सेलेस्टियल बॉडीज किसे कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज उन्हें कहते हैं जो रात में आसमान में चमकते हैं यूनिवर्स में। जैसे कि क्या हुआ, प्लैनेट्स हुए, मून्स हुए, सन हुए या एस्ट्रॉयड हुए, ये सब क्या हुए? हमारे सेलेस्टियल बॉडीज हुए जो रात में चमकते हैं और हमें दिखाई देते हैं रात में। कुछ तो नहीं दिखाई देते, लेकिन तो भी वो सेलेस्टियल बॉडीज में आते हैं। फिर इन सेलेस्टियल बॉडीज को दो पार्ट में बांटा गया है, एक लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में, एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में, जिसको हम प्लैनेट्स भी कह सकते हैं या सेलेस्टियल बॉडीज भी कह सकते हैं। तो हमारा लुमिनस में सिर्फ आता है सन, क्योंकि सन लाइट एमिट करता है खुद का। तो सबसे पहली बात, लुमिनस जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो खुद की लाइट एमिट करते हैं, और नॉन लुमिनस जो होते हैं वो खुद की लाइट एमिट नहीं करते, वो खाली रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे मैं हूँ या आप हैं, हम लोग नॉन लुमिनस हैं। अगर हम एक लाइट बल्ब जला दें, क्या हो गया? लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे ही सन जो है वो लुमिनस सेलेस्टियल बॉडीज है। तो फिर अगर हम देखा जाए नॉन लुमिनस सेलेस्टियल बॉडीज कौन कौन से हो सकते हैं? हमारा हो गया प्लैनेट्स हो गए, एस्ट्रॉयड हो गए, मून्स हो गए, जो हम अपना मून देखते हैं ये भी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है या सेलेस्टियल बॉडी है। और हमारे 8 प्लैनेट हो गए, ये भी नॉन लुमिनस है, इनके कोई खुद की लाइट नहीं है। तो ऐसे ही करके नॉन लुमिनस और लुमिनस में बांटा गया है। फिर सेलेस्टियल बॉडीज में हम पढ़ते हैं कॉमेट्स के बारे में। कॉमेट क्या होते हैं? कॉमेट एक लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं, आईसी ऑब्जेक्ट, डेट ऑर्बिट around the sun. They are made of dust, rock, frozen gases like water, carbon dioxide, ammonia and methane। तो उसी में एक जो कॉमेट है वो हेलेस कॉमेट है, जो एवरी 76 ईयर में हमें दिखाई देता है। इट वॉज लास्ट सीन in 1986 and is expected to return in 2061। ठीक है, जो अब तक हमने कॉमेट देखा है उनकी उसके बारे में बात कर रहे हैं। हेलेस कॉमेट उसको बताया गया क्योंकि हेलेस ने इसको डिस्कवर किया था। और आपको समझ में आ गया, जो कॉमेट्स होते हैं वो सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। फिर आता है हमारा एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड क्या होते हैं? एन एस्ट्रॉयड इज ए रॉकी मेटेलिक आइस ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स द सन। ओके, ये कॉमेट की तरह ही होते हैं, बस ये क्या होते हैं, ये भी सन के अराउंड घूमते हैं। फिर उन्हीं में से आते हैं मेट्रॉयड। A meteoroid is a small rocky or metallic space rock that orbit the sun. Meteoroids are much smaller than asteroids, ranging in the size from dust grains to
ऑब्जेक्ट्स अप टू मीटर वाइड। ओके, मतलब ये कुछ मीटर के रहते हैं ये ऑब्जेक्ट्स, और ये भी एस्ट्रॉयड की तरह चक्कर लगाते हैं सन के, लेकिन ये एस्ट्रॉयड के मुकाबले बहुत छोटे होते हैं। और अगर मैं साइज की बात बताऊँ तो जो मेटेरॉइड होते हैं वो छोटे होते हैं एस्ट्रॉयड से, एस्ट्रॉयड कॉमेट से छोटा होता है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर होता है मेटियोर। मेटियोर क्या होते हैं? व्हेन ए मेटियोर इंटर्स अर्थ और एटमॉस्फेयर, व्हेन ए मेटेरॉइड सॉरी when a meteorite enters Earth's atmosphere in mesosphere, it burn up and create a streak of light। मतलब एक मेटेरॉइड जो है वो उड़ के आगे अर्थ की एटमॉस्फेयर में इंटर कर दिया और वो क्या हो गया, बर्न करने लगा मिसोस्फियर में। तो उसको हम क्या कहते हैं? मेटियोर कहते हैं, जिसको हम कहते हैं टूटता हुआ तारा, जिसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं। हालांकि ये टूटा हुआ तारा नहीं होता है, टूटा हुआ तारा रहता तो हम लोग जिंदा नहीं रहते आज तक। अगर तारा टूटता, इकलौता तारा दिखता है सन, आप उसको जानते ही है। फिर अगला हमारा क्या है? मेटेओराइट। इफ द मेटेओराइट सर्वाइव्स इट्स ट्रिप थ्रू द एटमॉस्फेयर, इट हिट्स द ग्राउंड ऑफ द एंड इज कॉल्ड मेटेओराइट। मतलब वो क्या होता है, जब कोई मेटेओराइट या मेटियोर वो क्या हो गया और अर्थ का जो इस वो है एटमॉस्फेयर है उसको चीरते हुए नीचे धरती पे आके लड़ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? मेटेओराइट कहते हैं। और इस मेटेओराइट को, इस मेटियोर को हम मेटेओराइट कहेंगे। फिर एक तो आता है मेटियोर शॉवर, होता है जनवरी के मंथ में, जिसको हम क्वाड्रेटाइड्स भी कहते हैं, जो एवरी मंथ ऑफ जनवरी में मिल जाता है, एवरी साल, एवरी ईयर सॉरी। फिर आता है अगला हमारा टॉपिक कंस्टलेशन, जिसको हम कहते हैं नक्षत्र, कई सारे प्लैनेट सन्स के। तो जो कंस्टलेशन होते हैं, कंस्टलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर टू फॉर्म अ पैटर्न शेप इन द नाइट स्काई। एवरी कंस्टलेशन फॉर्म एन asterism, which is group of stars that form pattern in the night sky। कंस्टलेशन क्या होते हैं? एक स्टार्स का पैटर्न होता है। ये जो स्टार्स है वो पैटर्न ऐसा बना देते हैं जैसे लगता है कि कोई भालू हो गया, चील हो गया, इस टाइप के पैटर्न्स बना देते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उर्सा मेजर के बारे में। इसमें इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट बियर सप्तऋषि, यानी इसको ग्रेट बियर भी कहा जाता है, भालू की शेप में रहता है, और इसको इंडिया में सप्तऋषि मंडल भी कहा जाता है इन इंडिया। और ये नॉर्थ स्काई का वो है कंस्टलेशन है। बिग डीपर एथेरिज्म इज सीन इन द उर्सा मेजर। उर्सा मेजर में एक एस्थेरिज्म दिखाई भी देता है जो सबसे ब्राइट होता है। फिर हमारा अगला आता है कैसियोपिया। इट इज डब्ल्यू शेप्ड कंस्टलेशन, और द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ कैसियोपिया इज शेडर, आल्सो नोन एज अल्फा कैसियोपिया। फिर अगला आता है हमारा सिग्नस। सिग्नस इज ए प्रोमिनेंट नॉर्थ कंस्टलेशन फॉर द इट्स डिस्टिंक्टिव क्रॉस। सिग्नस का कुछ ऐसे क्रॉस इस टाइप शेप रहता है, नीचे से तीर रहेगा, ऐसे चील की तरह रहेगा। फिर अगला हमारा आता है ओरियन, और इसको हंटर के नाम पे भी जाना जाता है। ये कुछ ऐसे शेप में रहता है जैसे लगता है कोई तीर किया, तो इसको तीर की तरह देखा जाता है। और तो इसके बारे में क्या है? ओरियन आल्सो नोन एज द हंटर इज ए प्रोमिनेंट सेट ऑफ स्टार विजिबल ड्यूरिंग द विंटर इन द नॉर्थ celestial hemisphere। The brightest star of Orion is the Regal। Regal क्या है इसका? ब्राइटेस्ट स्टार। और हमारे नाइट स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन होता है? द ब्राइटेस्ट स्टार इन नाइट स्काई इज सीरियस।
नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर सन प्रॉक्सिमा सेंट्यूरी। प्रॉक्सिमा सेंट्यूरी क्या है? सन के बाद सबसे नजदीक वो है, सन है। फिर अगला हमारा टॉपिक आता है द सन। अपने सन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो सन है ओनली स्टार है हमारे सोलर सिस्टम में और पावर हाउस भी है सबसे बड़ा। ये कंपोज किससे होता है? हाइड्रोजन 73%, हीलियम 25 से 28% होते हैं इसमें, एंड अदर गैसेस इसी में रहते हैं, आपस में फ्यूजन करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो स्टार है यानी सन है वो इतना ग्लो करता रहता है। ये इसकी दूरी जो है 15 करोड़ किलोमीटर यानी 149.6 मिलियन किलोमीटर हमारे अर्थ से दूर है हमारा शहर। जहाँ से सन से हमारा इसको 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है सन की रेस को हमारे अर्थ तक पहुँचने में, वो भी स्पीड ऑफ लाइट को 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है स्पीड ऑफ लाइट को हमारे अर्थ तक पहुंचने सन से, जिसकी स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड टू रीच सन। इसका टेम्परेचर सरफेस पे क्या होता है? 5800 केल्विन और 5600 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर एट द सेंटर क्या होता है? 15.7 मिलियन केल्विन। तंदूरी बन जाएगा इंसान। फिर लाइट ईयर, जरा ध्यान दे देते हैं लाइट ईयर क्या होता है। तो a light year is a unit of length used to measure distance between two astronomical objects। ये फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, आप मेरे ख्याल से 11th की फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। इसको बताया जाता है कि it's the distance that light travels in the vacuum in 1 Julian year। जूलियन ईयर है इंग्लिश कैलेंडर के बारे में, तो 365 डे में कितना जूलियन ईयर वो ट्रेवल कर दिया उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ लाइट कर दिया। तो 1 लाइट ईयर इसका होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। फिर इसके बाद आता है परसेक यानी पीसी इज एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ग्रेटर देन लाइट ईयर। 1 परसेक इज 3.26 लाइट ईयर। लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला आता है फोटोस्फीयर, द ओनली विजुअल सरफेस ऑफ द सन। फिर हमारा आता है क्रोमोस्फीयर, इसको कहते हैं कि ये विजुअल होता है डिम रेड रिंग जस्ट अबव द फोटोस्फीयर। फिर हमारा अगला आता है कोरोना, कोरोना एकदम साइड में होता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स एटमोसफियर विच इज एक्सट्रीमली हॉट, more temperature in the comparison of photosphere, only visible during solar eclipse। और ये सोलर इक्लिप्स के दौरान ही दिखता है हमें। फिर अगला हमारा टॉपिक आता है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स 2 पार्ट में बांटे गए हैं। सबसे पहला है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, फिर दूसरा है जेमिन प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में सबसे पहला क्या होता है कि दे आर रिलेटिवली वेरी स्मॉल, और जो जेमिनी प्लैनेट होते हैं दे आर इमेंस इन साइज। फिर दे आर मेड ऑफ रॉक मटेरियल। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट फिर जेमिनी में क्या होता है? दे आर मेड ऑफ गैसियस मटेरियल। फिर अगला आता है देयर सरफेस इज सॉलिड। फिर दूसरी तरफ देखते हैं दे डू नॉट हैव सॉलिड सरफेस। फिर एक तरफ देखते हैं दे आर नियर टू द सन। फिर दूसरी तरफ देखते हैं दे आर फार अवे फ्रॉम सन। फिर पहली तरफ देखते हैं दे हैव फ्यू और नो मून्स, दूसरी तरफ दे हैव मल्टीपल मून्स। फिर एक तरफ दे डू नॉट हैव रिंग्स। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं दे सपोर्ट रिंग सिस्टम। अगर हम पहले का टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का एग्जांपल लें तो इसमें हमारा रहेगा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जो एस्ट्रॉयड बेल्ट की इनर साइड में। फिर अगर एस्ट्रॉयड बेल्ट के आउटर साइड में रहेंगे तो उसको हम कहेंगे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जिनके पास गैस, जिनका एटमॉस्फेयर गैस से भरा हुआ है।
जिनके पास सरफेस नहीं है खुद का, और ये रिंग को सपोर्ट करते हैं। इनके पास मैनी मून्स है, इनको हम क्या कहते हैं, जेमिनी प्लैनेट्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मरकरी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो मरकरी जो है, इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट में। इट इज स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विद द डायमीटर ऑफ 400-900 किलोमीटर। फिर इट इज़ द फास्टेस्ट प्लैनेट विद द स्पीड ऑफ 172,500 किलोमीटर पर आवर एट द 47 किलोमीटर पर सेकेंड टू द कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ अराउंड द सन। और अगर इसका हिसाब से देखा जाए तो ये सिर्फ 88 डे में एक सन का रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, जो कि अर्थ से बहुत फास्ट है। अर्थ करता है 365 या 366 डे। फिर अगला हमारा आता है वीनस। वीनस अर्थ का ट्विन सिस्टर भी माना जाता है, तो इसके बारे में जानते हैं। इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज Earth's twin. It is because of similarity in size and mass between Venus and Earth. फिर brightest planet in the solar system. It can seen in the morning and evening with the open eyes. अपनी खुली आंखों से आप इसको इवनिंग में और मॉर्निंग में देख सकते हैं, क्योंकि सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। दिस प्लैनेट हैज द स्लोएस्ट रोटेशन। It takes 243 Earth days to complete one rotation. Venus is covered with the thick cloud of sulfuric acid H2SO4. Other name of Venus is morning star, evening star, Lucifer या लाइट ब्रिंगर इसको भी कहा जाता है। सभी प्लैनेट्स के पास अपना मून है एक्सेप्ट मरकरी एंड वीनस। तो अगला हमारा टॉपिक आता है अर्थ, जिस पे हम रहते हैं। इस अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। द ओनली प्लैनेट गिव सपोर्ट टू लाइफ विद द प्लीजेंट एटमॉस्फेयर, क्योंकि हमारा अर्थ सबसे इकलौता प्लैनेट है जिसमें लाइफ प्रेजेंट है और इसका एक खुद का एटमॉस्फेयर है। जैसे देखिए, आप देख ही रहे हैं वीडियो में, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, धूप लग रही है, मैं सांस ले पा रहा हूँ। ये इकलौता प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ अभी प्रेजेंट है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर 70% ऑन इट। और इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है अपने प्लैनेट को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि पानी है 70% लैंड पे। फिर अगला है, इट हैज़ वन नेचुरल सैटेलाइट नेम मून। अपने प्लैनेट के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है खुद का जिसका नाम है मून। फिर इट इज़ अ प्लैनेट विथ हाईएस्ट डेंसिटी 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अपने प्लैनेट का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वो है, क्या नाम है, डेंसिटी है। और हमारे अर्थ के सबसे क्लोज में अगर कोई प्लैनेट है उसका नाम है वीनस। फिर अगला हमारा है मार्स। अगला प्लैनेट है हमारा मार्स। तो मार्स वो क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज रेड प्लैनेट बिकॉज ऑफ द आयरन रिच रेड सॉइल। मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसमें आयरन रिच है इसके सॉइल में। और इट इज़ द सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम आफ्टर मर्क्यूरी। और ये अपने सोलर सिस्टम का सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है मरकरी के बाद। इट हैज़ टू नेचुरल मून्स, फर्स्ट इज फोबोस एंड सेकेंड इज डाइमोस। मार्स के पास दो नेचुरल मून है जिसका नाम, फर्स्ट का नाम है फोबोस है और सेकेंड का नाम है डाइमोस। It has thin atmosphere and surface with valleys, craters, desert and ice caps। मतलब इसके पास एक पतला सा एटमॉस्फेयर है जिसमें हमारा इसका सरफेस पे वैलीज हैं, क्रेटर्स हैं, डिजर्ट्स हैं और आइस कैप्स भी।
फिर इसका ओलंपस मॉस, जिसकी हाइट है 22 से 25 किलोमीटर, is the largest volcano and the tallest mountain in the solar system, lies on Mars। तो मार्स पे सबसे बड़ा वॉल्केनो जो है, और सबसे बड़ा माउंटेन भी है, जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स। फिर अगला हमारा आएगा लेंथ ऑफ डे इज इक्वल टू 1 day इज इक्वल एंड 37 मिनट्स। वहाँ का एक दिन 24 घंटे 37 मिनट का होता है अर्थ टाइम का। फिर इसके बाद हमारा मार्स के बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट आता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट में हमारा देखा जाता है द एस्ट्रॉयड बेल्ट इज फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, यानी मार्स और जुपिटर के एकदम जस्ट बीच में है हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU has approved the name of Pandit Jasraj for an asteroid 2006 VP32 after it was discovered in November 2006. Asteroid Bennu, studied by NASA's OSIRIS-REx mission. Now next is Jupiter. It is the largest planet of the solar system with the shortest rotation of 9 hours 55 minutes। मीन्स कि जो जुपिटर है सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है अपने सोलर सिस्टम में, और इसका एक रोटेशन यानी एक डे 9 hours 55 minutes का होता है। इट हैज़ एन एटमॉस्फेयर फिल्ड विथ हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर गैसेस। उसके पास अपना खुद का एटमॉस्फेयर है जिसमें हीलियम, हाइड्रोजन और अदर गैसेस उसमें प्रेजेंट करते हैं। जुपिटर इज द थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई आफ्टर द मून एंड वीनस। जो जुपिटर है सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट, अगर हम आसमान में देखें रात में तो सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है आफ्टर द मून एंड वीनस। फिर जुपिटर के पास एक ग्रेट रेड स्पॉट है जो सबसे बड़ा तूफान माना जाता है, जिसको कहते हैं ग्रेट रेड स्पॉट। अ जायंट स्टॉर्म इन द सोलर सिस्टम एग्जिस्ट ऑन हिज प्लैनेट। लास्ट पॉइंट, एट प्रेजेंट इट हैज 95 मून्स। जुपिटर के पास 95 मून्स है, इंक्लूडिंग 4 लार्ज मून्स, जिसमें 4 बड़े बड़े मून्स हैं, जिसमें पहला है आयो, फिर यूरोपा, फिर गैनीमेडा, फिर है कैलिस्टो है, फिर आल्सो नोन एज गैलीलियन मून्स, जो कैलिस्टो मून है बिकॉज दे वर डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो। लास्ट में गैनीमेडा इज द लार्जेस्ट अमंग देम, यानी गैनीमेडा सबसे लार्जेस्ट वहाँ मून है। इट हैज़ एन अनक्लियर रिंग अराउंड इट, उसके पास एक अनक्लियर रिंग है उसके चारों तरफ जुपिटर। फिर अगला प्लैनेट आता है हमारा सैटर्न। सैटर्न जो है जुपिटर के बाद सबसे बड़ा प्लैनेट माना जाता है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट हैज ब्राइट एंड concentric ring around it which are made up of teeny rock and piece of ice. Saturn is the planet with the least density। जो Saturn planet है सबसे least density है यहाँ पे 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर apparently it can float in water, और इसको माना जाता है कि ये पानी के ऊपर तैर सकता है, इतना हल्का प्लैनेट है। At present, it has 146 moons, and Titan is the largest among them। इसके पास 146 moons हैं, जुपिटर से भी ज़्यादा है, और उसमें सबसे बड़ा प्लैनेट है टाइटन। सैटेलाइट ऑफ सैटर्न्स, द टाइटन लार्जेस्ट मून एंड इंक्लूडस शोज पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन इट। 2 मून है सैटर्न की, एक है टाइटन, एक है इंक्लेडस। वो दोनों शो करते हैं लाइफ ऑन द प्लैनेट, ऑन द इट्स मून। ओके, इन 1655 हाइजेंस डिस्कवर सैटर्न रिंग्स। 1655 में हाइजेन क्या करते हैं,
वहाँ उसका रिंग डिस्कवर करते हैं। फिर इन 1675 कैसिनी डिस्कवर द गैप बिटवीन रिंग। इन 1675 में कैसिनी क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं द गैप ऑफ बिटवीन रिंग, मतलब उसके रिंग के अंदर गैप देखते हैं। इट्स रोटेशन टाइम इज 11 आवर्स। उसका रोटेशन टाइम कितना था, 11 आवर्स था। तो अगला हमारा प्लैनेट है यूरेनस। यूरेनस में पहला टॉप पॉइंट ये है कि इट इज ग्रीनिश इन कलर, हेंस नोन एज ग्रीन प्लैनेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस इन इट्स एटमॉस्फेयर। यानी जो यूरेनस है वो ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। क्यों ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि इसमें मीथेन प्रेजेंट है इसके एटमॉस्फेयर में। और इट वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शल in 1781. The atmosphere of Uranus is composed of hydrogen and helium primarily, but it is also contain more water, ammonia. It has coldest planetary atmosphere in the solar system. Uranus क्या है, सबसे coldest planet है। और it has at least 27 मून्स, इसके पास 27 मून्स हैं। फेमस मून्स जैसे मिरांडा, एरियल एंड एम्ब्रियल। इट इज tilted to 98 degree at the axis, hence called as rolling and lopsided planet. Its rotation time is 17 hours. तो ये था हमारा यूरेनस के बारे में। फिर अगला है नेपच्यून के बारे में। नेपच्यून, इट इज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन विथ लॉन्गेस्ट एंड स्लोएस्ट रिवोल्यूशन ऑफ 165 ईयर्स। नेपच्यून क्या है, सबसे दूर प्लैनेट है सन से, और सबसे स्लोएस्ट रिवोल्यूशन इसका है, और इसका रिवोल्यूशन है 165 ईयर्स का एक रिवोल्यूशन। इट्स रोटेशन टाइम इज 16 आवर्स, और इसका एक रोटेशन अपने एक्सिस पे 16 आवर्स का है। एटमॉस्फेयर प्राइमरीली कंपोज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम से। इट इज द विंडिएस्ट प्लैनेट, विंडिएस्ट मतलब हवा, सबसे ज़्यादा हवा चलने वाला प्लैनेट है। इट इज ब्लूइश इन कलर बिकॉज ऑफ मीथेन। इसका कलर क्या है, ब्लू है, बिकॉज ऑफ मीथेन। It was discovered of John Gale and Urbain Le Verrier in 1846. इसको दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, एक जॉन गैले ने और अर्बियन ले वेरियर ने किया था 1846 में। The only planet in the solar system found by mathematical predictions. इस प्लैनेट को मैथमेटिकल प्रेडिक्शन से खोजा गया था। इसको टेलीस्कोप से या एनी अदर सैटेलाइट से नहीं खोजा गया था, इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन से खोजा गया था। इकलौता प्लैनेट ऐसा। इट इज नोन टू हैव 14 सैटेलाइट्स एंड मोस्ट फेमस मून इज ट्राइटन। तो इसके पास 14 सैटेलाइट्स हैं, इसका सबसे फेमस मून जो है ट्राइटन। इट इज़ द विंडिएस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये यूरेनस की तरह विंडिएस्ट प्लैनेट की भी है, क्योंकि इस पर भी विंड ज़्यादा चलती है। तो जो हमारा प्लैनेट है सबसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर रखा जाए तो सबसे पहले हमारा होता है जुपिटर साइज में, फिर सैटर्न होगा, जुपिटर से जस्ट छोटा, फिर उसके बाद हमारा यूरेनस होगा, यूरेनस के बाद नेपच्यून होगा, नेपच्यून के बाद अर्थ होगा, अर्थ के बाद वीनस होगा, वीनस के बाद मार्स होगा, मार्स के बाद मरकरी होगा। जो हमारा अगर इसको एक ऑर्डर में रखा जाए, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चले तो सबसे पहले मरकरी आएगा सबसे छोटे में, फिर मार्स आएगा, फिर हमारा वीनस आएगा, फिर अर्थ आएगा चौथे नंबर पे, फिर 5वें नंबर पे नेपच्यून आएगा, फिर यूरेनस आएगा, फिर आएगा सैटर्न आएगा, फिर जुपिटर आएगा।
हमारी ये हो गए 8 प्लैनेट के बारे में। फिर अगला हमारा आता है मून के बारे में, अपने मून के बारे में। तो हमारा जो मून है अर्थ का ओनली सैटेलाइट है, इकलौता सैटेलाइट। इट इज़ नॉन लुमिनस इन नेचर, इसका खुद की लाइट नहीं, ये नॉन लुमिनस है। और इसका रेडियाई जो है 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। और मून्स लाइट टेक 1.26 सेकेंड्स टू रीच अर्थ सरफेस। जो अपने मून की लाइट है वो 1.26 सेकेंड लेता है अपने अर्थ पे पहुंचने में। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इक्वल टू 3,84,000 किलोमीटर। ग्रेविटी ऑन मून इज अर्थ्स ग्रेविटी अपॉन 6, मीन्स अर्थ ग्रेविटी का छठा पार्ट है मून पे। ओनली वन साइड, नियर साइड of the moon is visible, roughly 60% of it is visible। मतलब वो हम लोग को एक ही साइड का दिखा है जिसको हम कहते हैं नियर साइड, और वो 60% हम लोग को खाली दिखता है। एंड द रिमेनिंग साइड, फार साइड, और जो रिमेनिंग साइड है उसका फार साइड है उस तरफ इज नॉट विजिबल टू नेक्ड आई, वो हमें हमारी खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। रीज़न इसका क्या है? उसका रोटेशन टाइम और रिवोल्यूशन टाइम 27.3 डेज का होता है, जिसकी वजह से उसका हमेशा फेस हमारे अर्थ के साथ ही रहता है। मतलब घूमता तो ऐसे अर्थ के साथ ऐसे ऐसे घूमता रहता है। ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मून में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है जो सबसे हाईएस्ट माना जाता है? उसका है एम्प्टी लेबनीज, जिसको और नाउ ऑफिशियली नोन एज द मून्स हाइजन। तो इसका नाम रखा गया है एम्प्टी लेबनीज, नाम भी स्पेशल रखते हैं, एम्प्टी लेबनीज, जिसको ऑफिशियली अब कहा जाता है मून्स हाइजन्स, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है मून का। अब बात करते हैं मिशंस के बारे में, जो सोलर और लूनर मिशंस भेजे गए हैं। तो वैसे जो सन के लिए भेजा गया है, सबसे पहले हमारा है आदित्य L1 मिशन भेजा गया है, जो इंडिया का फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन लॉन्च किया गया है, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया इसरो के बारे में, जो स्टडी क्या करेगा सन के बारे में। और इसकी लोकेशन क्या होती है? L1 लोकेशन पे होती है। वैसे सन के साथ 4 लोकेशन होती है, L1, L2 एंड L3 एंड L4 होता है। उस पे L1 पोजीशन पे हमारे आदित्य L1 को रखा गया है, ये नाम में ही L1 लिख दिया है। इसमें लिखा क्या है? L1 refers to the first Lagrange point on the sun. There are total of 5 Lagrange point। 5 Lagrange point है, ये तो बीच में भी होता है, मुझे ध्यान नहीं था। फिर मून के लिए हमारा गया है चंद्रयान 3, सबसे फेमस में से, जिसके लिए पूरा देश वो हुआ था। इट इज़ द थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन ऑफ इंडिया रिसर्च स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, जिसका लैंडर था विक्रम, रोवर था प्रज्ञा, और पॉइंट जिस पॉइंट पे उतरा था उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया था। हाँ, और चंद्रयान 3 जो था चंद्रयान 3 था वो लैंड किया था ऑन द नियर साइड ऑफ द मून, जिसको कहते हैं लूनर साउथ पोल। और क्यों किया गया था? क्योंकि वहाँ पे पानी था, पानी को खोजने के लिए वहाँ पे वो किया गया था, रिसर्च करने के लिए कहीं उस पर पानी तो नहीं है साउथ पोल पे, क्योंकि जहाँ पानी है वहाँ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन मतलब फ्यूचर का फ्यूल। ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है केपलर बेल्ट, वीपर बेल्ट में क्या होता है? ये जो रिंग बॉडीज होती है, एक तरह से एस्ट्रॉयड बेल्ट की तरह होता है, रिंग बॉडीज होती है, नेपच्यून के पार है सबसे लास्ट में। और
जिसमें रखा गया है, जिसमें है containing a number of asteroid, rock and comets। फिर फिर उसी में प्लूटो है। तो as per the new definition of planet determined by International Astronomical Union (IAU), Pluto has been omitted from the list of planets in 2006। 2006 में प्लूटो को प्लैनेट के दर्जे से हटा दिया गया था। उससे पहले नॉर्मल प्लैनेट माना जाता था प्लूटो को। और क्यों हटा गया, इसके कई सारे रीजन थे। ये रोटेशन नहीं करता था वगैरह वगैरह चीज़ें थी। तो फिर आईएयू में वोटिंग हुई थी जिसमें प्लूटो को प्लैनेट के दर्जे से हटा दिया गया था। प्लूटो इज कंसिडर्ड एज द ड्वार्फ प्लैनेट, साइज बिटवीन प्लैनेट एंड एस्ट्रॉयड। प्लूटो को क्या किया गया, ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया गया। क्यों? क्योंकि ये एस्ट्रॉयड और प्लैनेट के बीच का साइज था इसका, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा था ना तो बहुत ज़्यादा छोटा था। नाउ एंड इट इज नाउ ए मेंबर ऑफ क्यूपर बेल्ट। तो उसको क्या किया गया, क्यूपर बेल्ट में देखा गया तो इसको क्यूपर बेल्ट का एक मेंबर मान लिया गया। प्लूटो लार्जेस्ट सैटेलाइट इज कैरोन। प्लूटो का अपना सैटेलाइट भी है, उसका नाम क्या है, कैरोन। वन रिवोल्यूशन ऑफ प्लूटो इज इक्वल टू 248 अर्थ ईयर्स। एक रिवोल्यूशन जो प्लूटो का होता है वो अर्थ का 248 अर्थ ईयर्स होगा। प्लूटोज oblong orbit overlaps with that of Neptune. Pluto oblong orbits overlaps with that of Neptune। ये कभी कभी क्या होता है, नेपच्यून के ऑर्बिट में भी घुस जाता है, जो प्लूटो है ओवरलैप भी कर जाता है इसका ऑर्बिट। और इसी के साथ हम देख लेते हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ISS takes 90 to 93 minutes to complete one orbit around the Earth। जो ISS है वो हमारे अर्थ के अराउंड लगभग 90 to 93 मिनट्स लगा देता है अपने अर्थ के अराउंड घूमने में। मतलब ऐसे अर्थ के अराउंड 90 से 93 मिनट लगाता है, यानी 1.5 घंटा लगता है। 3 characteristics of dwarf planets: to be around the sun, to have a nearly spherical shape, they should not be able to clear their orbit of debris। मतलब ड्वार्फ प्लैनेट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो अराउंड सन के घूमने चाहिए और उसका स्फेरिकल शेप होना चाहिए, लगभग गोल होना चाहिए। they should not able to clear their orbit of debris। मतलब वो अपने ऑर्बिट ऑफ डेब्रीज को कंप्लीट नहीं करना चाहिए, यानी अपने रोटेशन नहीं कंप्लीट करना चाहिए उनको, तो उनको ड्वार्फ प्लैनेट मान लिया जाता है। प्लूटो क्या है, लार्जेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट है। और एरिस क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट है। फिर मेकमेक जो है थर्ड लार्जेस्ट एंड इट्स ऑर्बिट इज इन 310 ईयर्स। और ये तीनों की बात किया हूँ। फिर एक और है, हाउ में फास्ट रोटेटिंग ड्वार्फ प्लैनेट इन द क्यूपर बेल्ट। तो ये जो चारों को मैंने नाम दिया है, ये क्या है, ये क्यूपर बेल्ट में लोकेटेड है। फिर एक लास्ट ड्वार्फ प्लैनेट है जिसका नाम है सीरस। दिस ड्वार्फ प्लैनेट इज प्रेजेंट इन एस्टेरॉयड बेल्ट। ये प्लैनेट इकलौता जो ड्वार्फ प्लैनेट है जो एस्टेरॉयड बेल्ट में प्रेजेंट है। कुछ टर्म्स हैं जो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। सबसे पहला है सुपरनोवा। सुपरनोवा जो होता है एक जो स्टार है उसका एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन मतलब स्टार जैसे जब ख़त्म हो रहे हैं, रेड बन के जब ख़त्म होने लगते हैं उनको सुपरनोवा कहते हैं, जब उनका ब्लास्ट होता है। एक पल्सर होता है। पल्सर क्या होता है, एक न्यूट्रॉन स्टार होता है, तेज तेज घूमता है अपने एक्सिस पे, बहुत तेज घूमता है। फिर ब्लैक होल है,
ब्लैक होल किसे कहते हैं? एक प्लेस है अपने गैलेक्सी के सेंटर पे या अपने स्पेस में भी है, अ प्लेस इन स्पेस विथ इमेंस ग्रेविटी। उसके पास मतलब बहुत ग्रेविटी है ब्लैक होल के पास। फिर एक है वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। These are two concentric rings of charged particles that surround the Earth. तो वैन एलन रेडिएशन बेल्ट जो है हमारे अर्थ के अराउंड चार्ज पार्टिकल है जो हमारे अर्थ को सराउंड किया है, जिसके वजह से हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, हमारा सोलर सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा हर टॉपिक। अगला वीडियो हमारा रहेगा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में, सेकेंड चैप्टर। हमारा ज्योग्राफी में पहला चैप्टर आज कंप्लीट होता होगा, अभी 19 चैप्टर और करने। अगला वीडियो हमारा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के रहेगा। तथा आप मज़े से पढ़ाई कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिए।